नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्र 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एससी वीडियो वन दरोगा और जूनियर स्टूडेंट के लिए कंबाइंड त्रिदेव ब्रह्मा सीरीज लेकर के आए हैं। इस ब्रह्मा सीरीज में हम आज की क्लास में सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस करेंगे और प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को आज कंप्लीट करेंगे। इससे पहले 5 सेट में कंप्लीट करा चुका हूँ। अगर आपने वो ना देखे हो तो जरूर देख लीजिए। प्ले लिस्ट पे जाकर के आप उनको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 सेट कंप्लीट हो चुके हैं इस जीएस के। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सीरीज रहेगी आपके लिए, सभी एग्जाम्स के लिए, वीडियो वन दरोगा और जूनियर स्टूडेंट के लिए। ठीक है, और वैसे भी सभी एग्जाम्स के लिए जीएस के लिहाज से इंपॉर्टेंट सीरीज है, कोई भी और भी लगा सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दिया है तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। गाय का दूध, गाय का गोबर, गाय का घी या तुलसी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तुलसी। पंचगव्य मतलब क्या होता है? के दूध से, मतलब गाय से जो भी हमें तत्व मिलते हैं उनको पंचगव्य बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो तत्व हैं वो तीनों पांचों के नाम बता देता हूँ। 5 तत्व होते हैं इसमें, जैसे दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर। ठीक है, तो दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर। तो इसमें दूध भी आ गया है, घी भी आ गया है, गोबर भी आ गया है। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं और ये गलत है, तो हमारा तुलसी इसका आंसर हो जाएगा। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? उपनिषद, संहिता, ब्राह्मण या आरण्य? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मण। ठीक है, गद्य प्रकरण जो होते हैं वो ब्राह्मण कहलाते हैं। ठीक है, ऋग्वेद के ब्राह्मण ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेव व कौशिकीय, और यजुर्वेद के शतपथ व तैतरेय, और सामवेद के पंचविश और अथर्ववेद के गोपद कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी जानते होंगे, बी ऑप्शन इज राइट, 1191 में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से जो है तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित हुआ था, और तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता तथा भारत का तोता भी कहा जाता है, वे किसके दरबारी कवि थे? ठीक है, ऑप्शन है इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कवि थे। और इन्होंने, जो अमीर खुसरो थे, इन्होंने जो है सबसे ज्यादा सुल्तानों का साम्राज्य देखा था, मतलब कि इन्होंने देखा था 7 से अधिक सुल्तानों का जो साम्राज्य था या काल था उनका देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? ऑप्शन है बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिर बाबर ने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, लौह और रक्त की नीति अपनाई थी बलबन ने। ठीक है, बलबन ने जो है लौह रक्त की नीति अपनाई थी। बलबन ही पहली सुल्तान के पद को ईश्वर का पद बताता था। इसने दूसरी सुल्तान का निरंकुश होना भी बताया था। ठीक है, इसमें इसने जो है अपनाई थी जो नीतियां, वो राजस्व सिद्धांत अपनाए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष डैश में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्थित सवाली एस्चुएरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था? तो किस सन में ये ऐसा काम किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने? ऑप्शन है 1609 में, 1610 में, 1612 में या फिर 1618 में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1612 में। अब रिलेटेड डिटेल जान लेते हैं। 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के निकट स्वावलंबी के समुद्री तट पर पुर्तगालियों को पराजित कर दिया था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कैप्टन बेस्ट ने किया था। किसने किया था? कैप्टन बेस्ट ने किया था। अंग्रेजों की इस विजय से पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता भंग हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया था? ठीक है, डेनिश जो कंपनी थी उसने कब शुरू किया था? ऑप्शन है 1616 में, 1650 में, 1630 में, 1670 में? तो 1616 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1616 में। अंग्रेजों के बाद जो डेनिश आए थे वो 1616 में भारत में आए थे, और 1616 में ही इन्होंने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी थी। 18वीं शताब्दी के अंत तक ये अपने सभी फैक्ट्रियों को अंग्रेजों के हाथों में बेच करके भारत से चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
श्रीरंगपत्तनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? ऑप्शन है बेंगलुरु से, मंगलुरु से, मैसूर से या बेलगाम से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मैसूर से। मैसूर से जो है 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है श्रीरंगपत्तनम। ठीक है, यहीं पर जो है हैदर अली और उसके पुत्र टीपू सुल्तान की कब्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? ठीक है, नहीं पूछा जा रहा है। ऑप्शन है औद्योगिक क्रांति, ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, रूस में समाजवादी क्रांति, अमेरिका के अधिकारों का विधेयक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगी औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति जो है इसका कारक नहीं है और बाकी तीनों की तीनों ये कारक है भारतीय संविधान के। ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र भी है, रूस में समाजवादी क्रांति भी इसके कारण है और अमेरिका के अधिकारों का विधेयक भी इसमें शामिल है। ठीक है, औद्योगिक क्रांति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? 14, 13, 17, 26। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 14वां। ठीक है, 14वां अनुच्छेद जो है विधिक के समक्ष मतलब कि कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है। ठीक है, विधि के समक्ष समानता हमें देता है। देखो ये एक मैंने अपने अकॉर्डिंग ट्रिक बना रखी है, आपको अगर सही लगे तो आप याद कर सकते हैं। देखिए विधि, धर्म और लोक नियोजन, इसमें क्या है आर्टिकल 14, 15 और 16। ठीक है, तो आर्टिकल 14, 15, 16 विधि, धर्म, लोक नियोजन की समानता दो। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत करके उपाधि छीन लो। तो अस्पृश्यता में कितना है 17वां आर्टिकल है, 17वां। और उपाधि वाला कौन सा है 18वां आर्टिकल है। ठीक है, तो इसलिए इस तरह से लाइन से में याद हो जाएंगे 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, विधि, धर्म, लोक नियोजन की समानता दो, अस्पृश्यता का अंत करके उपाधि छीन लो। ठीक है, आगे चलते हैं तो इससे हम सारे आर्टिकल्स जो है हमें समानता वाले वो याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111, क्या कह रहा है देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया था? ठीक है, तो ये क्या है एक तरह से उपाधि दी जा रही है। तो भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किस अनुच्छेद के तहत किया गया था वो हमें बताना है। तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप आसानी से लगा सकते हैं अगर थोड़ा भी संज्ञान लेंगे। तो ये उपाधियों में जा रहे हैं तो इसका आर्टिकल हो जाएगा हमारा 18A। ठीक है, ये जो है 18 आर्टिकल है, 18(1) में इसका संशोधन करके ये इसमें डाली गई थी। ठीक है, भारतीय संविधान का 18(1) के तहत स्वराज्य, सेना, विद्या संबंधी समानता सम्मान के अतिरिक्त और कोई भी उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये सब उपाधियां दी जाती हैं। भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों को आर्टिकल 18 में वो क्या नाम है जगह दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय और जबरदस्ती मजदूरी के करने पर प्रतिबंध लगाता है? ठीक है, कौन सा आर्टिकल है जो मजदूरी पर प्रतिबंध लगाता है? ऑप्शन है 23वां, 26वां, 24वां या फिर 32वां। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 23वां आर्टिकल जो है मजदूरी पर और क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 113, क्या कह रहा है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, पाक जल संधि या 10 डिग्री चैनल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पाक जल संधि। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट। पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका के बीच में पड़ती है। ठीक है, मोस्टली लोग क्या समझेंगे इसको तो कभी नहीं लगाएंगे जो इन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है। तो ठीक है, पाक जल संधि को किसके अकॉर्डिंग सोचेंगे वो पाकिस्तान से रिलेटेड होगी। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में होंगे पर ऐसा नहीं है, ये भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि। ठीक है, और इसका जो पाक जल संधि है इसका नामांकन जो किया था वो मद्रास प्रेसिडेंट के गवर्नर रहे रॉबर्ट पार्क ने किया था। ठीक है, रॉबर्ट पार्क ने किया था, तो उन्हीं के नाम पर पाक जल संधि इसका नाम पड़ा है। आगे चलते हैं हम लोग। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। तो कन्याकुमारी किधर की तरफ स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में, मकर रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के उत्तर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सबको शायद पता होगा, अगर मैप देखा होगा तो भूमध्य रेखा के उत्तर में। ठीक है, जो भूमध्य रेखा जा रही है ये इसके ऊपर की तरफ है हमारा। ठीक है, जो भारत है भूमध्य रेखा के इस तरह से ऊपर की तरफ है, तो कन्याकुमारी यहाँ पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा ये जो है भूमध्य रेखा के ऊपर की ओर है। ठीक है, उत्तर की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
भारत के किस राज्य में कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीपस्थ कोई शहर है? ठीक है, तो कर्क रेखा के पास कौन सा शहर है? मिजोरम, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा या छत्तीसगढ़? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन इज राइट। त्रिपुरा शहर जो है हमारा कर्क रेखा के ज्यादा पास है। अब कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। उन 8 राज्यों के नाम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो त्रिपुरा से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो त्रिपुरा के शब्द सबसे पास होकर के गुजरती है। देखो, अब मोस्टली जो सब लोग सोचेंगे यार कर्क रेखा तो मिजोरम से भी होकर के गुजर रही है, ठीक है नहीं, ठीक है, और मध्य प्रदेश से होकर के भी गुजर रही है, छत्तीसगढ़ से होकर भी गुजर रही है, पर ये पूछा गया है कि सबसे पास कौन सा शहर है, तो त्रिपुरा शहर सबसे पास पड़ता है कर्क रेखा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाह्य मेटल शामिल हैं उसे क्या कहा जाता है? जैवमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल या फिर वायुमंडल? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्थल मंडल। ठीक है, स्थल मंडल में ही ये जो है हमारी जो पृथ्वी होती है वो ऊपरी क्रस्ट होती है, फिर बाह्य मेटल होती हैं, तो ये सब इसमें स्थल मंडल में शामिल किए गए हैं। ठीक है, और स्थल मंडल का जो संपूर्ण पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है वो 29% पार्ट ये जो है घेरता है स्थल मंडल जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षांश एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय स्तर सतह के 52 डिग्री दक्षिण में है डैश कहलाता है। तो 52 डिग्री दक्षिण में क्या कहलाता है वो हमें बताना है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, हॉर्स अक्षांश, शीत अक्षांश, 52वां इम्प्रिंट्स या 52वां समांतर दक्षिण। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट, 52वां समांतर दक्षिण। ठीक है, 52वां समांतर दक्षिण। और भूमध्य रेखा के उत्तर दक्षिण में 30 से 35 डिग्री के मध्य जो होता है वो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु पेटी होती है। ठीक है, जिसे बोल देते हैं हॉर्स लॉटिट्यूड। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे? हॉर्स लैटिट्यूड भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा कहाँ गमन करती है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं, भारत और ईरान में, ईरान और पाकिस्तान में, भारत और सऊदी अरब में, ईरान और इराक में। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और सऊदी अरब में। कर्क रेखा जो है भारत और सऊदी अरब में गमन करती है। और कर्क रेखा कितने डिग्री पर है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा पाई जाती है। ठीक है, और 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा पाई जाती है, दक्षिणी अक्षांश में मकर रेखा पाई जाती है। और 0 डिग्री होती है वो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा होती है, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1965 में निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पहली बार घोषित किया गया था? सबसे पहले किस फसल के लिए घोषित किया गया था? ऑप्शन है कपास, तंबाकू, धान, गेहूं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है धान। धान के लिए सबसे पहले एमएसपी लॉन्च किया गया था। ठीक है, सबसे पहले आया था। ठीक है, और उस समय आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे प्रोफेसर एम.एल. दंतवाला। क्या नाम था? प्रोफेसर एम.एन. दंतवाला, जो सबसे पहले जिन्होंने एमएसपी के लिए योजना बनाई थी या आयोग बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? नगदी होनी चाहिए, नगदी और खाद्य दोनों फसलों की साथ साथ खेती हो, 2 या 2 से अधिक फसलों को एक ही खेत में उगाना, पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट, पशुपालन भी करना और फसल उत्पादन भी करना, दोनों को एक साथ करना, तो उसे बोलते हैं मिश्रित खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है? ऑप्शन है भंडारण सुविधा की कमी, परिवहन की कमी, अनुकूल मंडी या मार्केट इंटेलिजेंस की कमी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट, अनुकूल मंडी की कमी। ठीक है, कृषि विपणन का मुख्य दोष इनमें से नहीं है, नहीं पूछा जा रहा, तो अनुकूल मंडी है। ठीक है, नहीं ये वाला नहीं है, और बाकी सब ये कमियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग यहाँ पर, पीलीभीत, श्रावस्ती, सीतापुर, महाराजगंज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सीतापुर। सीतापुर जो है उत्तर प्रदेश का ऐसा राज्य, इस उत्तर प्रदेश राज्य का ऐसा जिला है जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। अब जो 7 जिले हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं
वो हैं आपके महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। ये सब साझा करते हैं और बाकी के नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, देखो मैचिंग है, मैचिंग करनी है हमें, ठीक है। अब ये जो शहर हैं और इनके नदियां हैं और नदियों के किनारे शहर है, कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ वो हमें बताना है। तो ठीक है, मैच कर लेते हैं हम फटाफट से। देखो जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ वो कौन सा बसा हुआ, बिठूर बसा हुआ। कौन सा बसा हुआ, बिठूर शहर बसा हुआ है। अब देखिए पहले का दूसरा, ए का दो, ए का दो कहाँ पर है, तो देखो एक तो बी ऑप्शन में जा रहा है और एक आपका डी ऑप्शन में जा रहा है। आगे पढ़ते हैं, राप्ती, राप्ती जो है नदी जो है गोरखपुर, हाँ गोरखपुर ही सही हुआ, गोरखपुर के पास है। तो देखो बी का कौन सा हो गया, चौथा। अब बी का चौथा इनमें से कौन सा, तो बी ऑप्शन ही सेट हो रहा है, ठीक है। अब बस आप मैच कर ही सकते, दो भी आपको अगर पता है इनमें से कोई भी तो आसानी से आप मैच कर सकते हैं। गोमती तीसरे वाले का क्या हो जाएगा, जौनपुर। और सही, सही का क्या हो जाएगा, प्रतापगढ़, ठीक है। प्रतापगढ़ के पास कौन सी नदी है, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। उत्तर प्रदेश में जहाँ पर सबसे कम क्षेत्रफल है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं यहाँ पर, गौतम बुद्ध नगर, हाथरस, कन्नौज, संत कबीर नगर, संत रविदास नगर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संत रविदास नगर, ठीक है। संत रविदास नगर जिसे भदोई भी बोला जाता है, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 1646 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर। तो 1646 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। हाँ एक चीज और, इस क्वेश्चन में अगर यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन हो जाता हापुड़, तो हापुड़ जो है हो जाता, क्यों, क्योंकि हापुड़ का जो क्षेत्रफल है वो 660 वर्ग किलोमीटर है। पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो सबसे छोटा हो जाएगा वो यहाँ पर संत रविदास नगर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है, नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है, नहीं करती है। ऑप्शन है इलाहाबाद, मिर्जापुर, इटावा या फिर अलीगढ़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अलीगढ़। अलीगढ़ की जो सीमा है वो मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है और बाकी सब करती हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है, व्यावसायिक फसल पूछी जा रही है। ऑप्शन है गेहूं, गन्ना, मक्का, चावल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गन्ना। गन्ना जो है मुख्य व्यावसायिक फसल है, ठीक है। और गेहूं जो है उत्तर प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है। आलमबाग में, इलाहाबाद में, सुल्तानपुर में, गौरीगंज में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आलमबाग, लखनऊ में जो है बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल एसोचैम यूपी की स्थापना किस वर्ष हुई। एसोचैम यूपी की स्थापना कब हुई। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, 1991 में, 1994 में, 1999 में या 2001 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1994। 1994 में जो है एसोचैम की स्थापना हुई थी। और एसोचैम की फुल फॉर्म है एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की 3 बुनियादी इकाइयां कौन कौन सी है। ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन चैनल और रिसीवर, मॉड्यूलेटर, डिमोड्यूलेटर एंड रिपीटर, ट्रांसमीटर नॉइज कन्फर्मेशन, ट्रांसमीटर सिग्नल और मॉड्यूलेटर। तो इलेक्ट्रॉनिक जो संचार होता है उसकी जो इंपॉर्टेंट इकाइयां वो इस शुरुआत के ऑप्शन की ए ऑप्शन है, ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन चैनल और रिसीवर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130, ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा पोर्टल प्रोटोकॉल उपयोग में आता है। SMTP, HTTP, FTP या POP3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास क्या, डी ऑप्शन इज राइट, POP3, POP3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या एक प्रयोजन उन्मुख प्रयोजन आधारित क्रमानुदेशन प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है। ऑप्शन है ऑप्शन है पर्ल, रूबी, पाइथन या फिर सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। सी जो है आपकी एक उन्मुख और प्रयोजन आधारित क्रमानुदेशन प्रोग्रामिंग भाषा नहीं, और बाकी ये तीनों की तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको चेक करना है हमारा,
कि निम्नलिखित में से कौन सी द्विआधारीय संक्रिया परिणाम स्वरूप ये देगी। ठीक है, मतलब परिणाम में ये आएगा, इनमें से किसके द्वारा आएगा। ठीक है, ऑप्शन है हमारे, सारे ऑप्शन नहीं पढ़ के हम डायरेक्ट आंसर पर चलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, अब मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए 110 फिर 101, इसमें से लेस करना हमें क्या, 1010। अब देखिए इसमें से ये आ गया तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 1 आ गया। अब यहाँ पर जीरो में से 1 नहीं, जीरो में से 1 लेस नहीं होता। देखो नियम क्या होता है, जीरो में से जीरो लेस करेंगे तो जीरो आएगा, 1 में से जीरो लेस करेंगे तो भी 1 आएगा। अगर जीरो में से 1 को लेस करेंगे तो उस कंडीशन पर भी हमारा क्या आता है, 1 आता है, बोरो आ जाता है। ठीक है, कि वो हासिल आ जाती है, इस तरह से समझिए। ठीक है, ये इधर चली गई। अब यहाँ पर क्या रह गया, यहाँ पर जीरो रहेगा, यहाँ जीरो रहेगा तो जीरो में से जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये इसे बोरो दे देगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, आपका 1 में से 1 आ जाएगा तो ये आपका इस तरह से आ जाएगा आपका। हाँ, 1 में से 1 आ जाएगा तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर जीरो और 1, इस तरह से ये आपकी सीरीज बन जाएगी। इसने तो इसे दे दिया ना, तो 1 में से 1 कैरी चली गई तो इसमें से इसे घटा सकते हो, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये वाला ये आया, ये जीरो में से 1 घट के यहाँ पर 1 आया। ठीक है, तो ये आ गया, तो ये कैरी दे दी थी इसने। अब यहाँ जीरो रहेगा तो जीरो का जीरो, यहाँ 1 था 1 का 1, इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमें एडिट करना है, परिणाम हमारा ये आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा, देखो इसमें जो सही बनेगा, बी ऑप्शन भी इसका ही बनेगा। देखो जैसे कि 100 101, अब इसमें हमें ऐड करना है क्या, ये ऐड करना है 0 1 1 और 0 और 1, अब इसे ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास उस कंडीशन पर आ जाएगा 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 1 1 1 1 1, इस तरह से ये हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है। आंसर है पाइस, टेस्ला, डायोप्टर, कैंडला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट के टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लास 2 लीवर का उदाहरण है। तो क्लास 2 लीवर का उदाहरण मतलब कि सेकंड प्रकार का उत्तोलक। ठीक है, ऑप्शन है व्हील बैरो, फोर्स्प, टनगस और नाइफ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है व्हील बैरो। व्हील बैरो जो है आपका सेकंड श्रेणी का उत्तोलक है। सेकंड श्रेणी का जो उत्तोलक होता है उसमें क्या होता है कि भार मध्य में होता है और आयास और आलम किनारों पर होता है, मतलब भार बीच में होता है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। सिलिकॉन क्या है, उपधातु है, धातु है, उपधातु, धातु, अधातु या नोबेल गैस। तो सिलिकॉन जो है आपकी उपधातु है, ये ऑप्शन इज राइट। ठीक है, और इसका जो प्रतीक होता है वो ऐसा ही होता है, क्रमांक होता है 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, और उपधातु जो होती हैं वो धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करती है। क्वेश्चन नंबर 137, किसके प्रयोग के जरिए धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती है। थर्माइट प्रक्रिया, कार्बन न्यूनीकरण, हाइड्रोजन न्यूनीकरण, विद्युत अपघटनीय न्यूनीकरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन इज राइट, विद्युत अपघटनीय न्यूनीकरण। विद्युत अपघटनीय न्यूनीकरण के द्वारा जो है इस शुद्ध मतलब कोई भी शुद्ध धातु प्राप्त की जा सकती है, कोई भी धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके जो यूज किया जाता है वो सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आदि के लिए यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। ऑप्शन है गुर्दा, पेट, जिगर, फेफड़ा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जिगर। जिगर जो है सबसे बड़ा आंतरिक अंग है और इसका जो वेट होता है 1.6 kg होता है। कितना होता है, 1.6 kg होता है, और ये सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका फाइबर से बना है जो प्रतिबिंब प्रक्रियाओं के मध्यस्थता करता है, जो मस्तिष्क के आवेगों का आदान प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें बताना है। मोटर स्नायु, मेरुदंड, प्रमस्तिष्क गोलार्ध, कपालीय नसें। तो मेरुदंड जो है ये सभी वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 140 पर जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप भूल जाते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। ठीक है, और आप अपने कमेंट करके बताइए कि आपको किस रिलेटेड सेशन चाहिए, तो हम जल्दी से जल्दी वो भी आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 140 क्या कह रहा है हमसे देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है? मेंडुला, अल्वागेटा, मेरुरज्जु, मेरु तंत्रिका, पीयूष ग्रंथि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन इज राइट, मेंडुला अल्वागेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगस्त 2022 में महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ था? नोएडा में, बेंगलुरु में, भोपाल में या फिर शिमला में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शिमला में। कहाँ हुआ था आयोजित? ये शिमला में हुआ था। और ये जो चला था 21-22 अगस्त को चला था। ठीक है, इसमें गृह मंत्रालय, पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो और तथा हिमाचल प्रदेश पुलिस का सहयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जुलाई 2022 में जारी भारतीय नवाचार सूचकांक 2022 के में बड़े शहरों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान हासिल किया था? दूसरा, छठा, सातवां या आठवां? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो है सी ऑप्शन इज राइट, सातवां स्थान इसने हासिल किया था यूपी ने। और शीर्ष पर जो राज्य रहे थे वो थे कर्नाटक, तेलंगाना और हरियाणा। कर्नाटक, तेलंगाना और हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2022 में स्वास्थ्य पर्यावरण को मानवाधिकार घोषित करने के संबंध में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुए मतदान में कितने सदस्यों ने पक्ष में मतदान किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 161, 162, 165 और 168। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ई ऑप्शन इज राइट, 161 लोगों ने मतदान किया था 193 में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे जुलाई 2022 में टाइम्स मैगजीन द्वारा जारी विश्व की 50 महानतम स्थलों की सूची में 2022 में किन दो भारतीय स्थलों को शामिल किया गया है? बेंगलुरु गोवा, अहमदाबाद और केरल, मैसूर और तमिलनाडु, अयोध्या और आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका अहमदाबाद और केरल, बी ऑप्शन इज राइट। अहमदाबाद और केरल को जो है इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 2022 में संपन्न प्रो कबड्डी लीग सत्र 2022 सीजन 9 की नीलामी में बिकने वाली सबसे महंगे खिलाड़ी का क्या नाम है? गुमान सिंह, विकास कंडोला, पवन शेहरावत या प्रदीप नरवाल? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट, पवन शेहरावत। पवन शेहरावत जो है सबसे महंगे खिलाड़ी बिके हैं और जिन्हें जो है 2.26 करोड़ रुपए दिए। कितने गए रुपए दिए? 2.26 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 2022 में कौन वैज्ञानिक और एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने की पहली महिला निदेशक नियुक्त हुई हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर पर चलते हैं हम। पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं, नल्ला थम्पी, कालाई सेल्वी, टी अन्ना सेल्वी, टेसी थॉमस, दीप्ति महेश्वरी। तो ए ऑप्शन इज राइट, नल्ला थम्बी, कलाई सेल्वी। 31वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग, शरद पागरे, नसीरा शर्मा, रामदरस मिश्रा, डॉक्टर असगर बजाहत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डॉक्टर असगर बजाहत, डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, 31वां व्यास सम्मान इन्हें दिया गया अगस्त 2022 में बिरला फाउंडेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हाँ इनकी जो कृति थी, जो नाटक था वो था महाबली। क्या नाटक था? महाबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2022 में केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? जसवंत सैनी, रामवीर उपाध्याय, संजय अग्रवाल, अरिंदम बनर्जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट, संजय अग्रवाल। संजय अग्रवाल को जो है इस काम के लिए नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिसमें विश्व के पर्यावरण आंदोलन को गति मिली है, के लेखक कौन है? ऑप्शन है कैरोलीन मर्चेंट, कार्ल मार्क्स, रैचल कार्सन या फिर राजगोपालन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रैचल कार्सन, सी ऑप्शन इज राइट। और ये जो पुरस्कार है वर्ष 1962 में प्रकाशित हुई पुस्तक के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक हैं? ऑप्शन पढ़ लेते हैं, संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण एवं परिस्थिति के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए या उपयुक्त सभी के लिए। तो बिल्कुल सही बात है, नगरीकरण और औद्योगिकरण हानिकारक है सभी के लिए। ठीक है,
तो यही आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने मेरा साथ दिया और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।